द्वितीय विश्व युद्ध को 6 साल पूरे हो गए थे, फिर भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। 6 अगस्त 1945 अचानक जापान के रडार कुछ संकेत देने लगते हैं। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिक कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जल्द ही वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करा देती है और चारों तरफ खतरे का सायरन बजाना शुरू कर देती है। जापानी सेना चाहकर भी उस लड़ाकू विमान को रोकने में असमर्थ थी, क्योंकि सन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब विमानों को चलाने के लिए उसके पास पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान पर आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस चला जाता है। जापानी अधिकारियों को लगा कि कोई साधारण विमान यहाँ मौसम जायजा लेने आया था। विमान के वापस जाने के बाद जापान को ऐसा लगा कि अब खतरा टल चुका है। इसके बाद सभी खतरे के सायरन बंद कर दिए जाते हैं। विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इस समय जापान अपने बुरे दौर से गुजर रहा था। जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर लड़ रहा था। इटली और जर्मनी पहले ही हार चुके थे, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। इस बुरे दौर में जापान के पास लगभग खाने पीने के सभी सामानों की कमी हो चुकी थी। अमेरिकी लड़ाकू विमान के जाने के थोड़े ही देर बाद सुबह के लगभग 8:15 बजे दक्षिण की ओर से एक और विमान आता है। सैनिक अधिकारियों को लगा कि यह विमान भी पहले की तरह जायजा लेने के लिए आया होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह विमान उनके मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा ये विमान एनोला गे नामक एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस फेरेबी उड़ा रहे थे। देखते ही देखते इस विमान से लिटिल बॉय नाम का 4 टन वजनीय बम हिरोशिमा की ओर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा के एयुई ब्रिज था, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी कि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जा गिरा। 43 सेकेंड में यह बम धरती पर गिर गया था। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी। इसके फटने के बाद तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस बम के फटते ही रोशनी इतनी तेज हुई कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पल में कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज धुआं बन गई। जहां विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। इसके कुछ ही पलों में हिरोशिमा की इमारतें धाराशाही हो गई। देखने में ऐसा लग रहा था मानो आग का तूफान आ गया हो। सिर्फ कुछ सेकंड पहले हिरोशिमा की आबादी 2.5 लाख थी, अब वह सिर्फ 1,60,000 ही बची। 80,000 लोग एक ही पल में राख बन के रह गए। एनोला गे के पायलट पोर्ट्स डिबेट बताते हैं कि यह धमाका इतना खतरनाक था कि विस्फोट होते ही विमान के आगे की केबिन में एक तेज रोशनी फैल गई। तेज धमाके के कारण आकाश में उड़ रहे विमान के पायलट के दांतों में भी कंपकपी होने लगी। इस विमान के पीछे बैठे बॉब केरन ने अपने कैमरे से उस भयावह मंजर के कई तस्वीर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के कारण आकाश में घने बैगनी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच से मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा धुएं का गुब्बारा ऊपर की ओर उठ रहा था। इस धुएं के गुब्बारे को द डेथ मशरूम के नाम से जाना जाता है। धमाके की कुछ ही दूरी पर खड़े फ्यूजियो तारिको उन चंद भाग्यशालियों में से एक थे जो जिंदा बच गए। वो बताते हैं कि मैं उस सुबह अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था कि तभी हमें आकाश में जोर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हम लोग दौड़कर बाहर आए। पहले तो हमें लगा कि वह किसी प्लेन की गड़गड़ाहट होगी, लेकिन जब हमने आसमान की ओर देखा तो वहाँ पर कोई प्लेन नहीं था। हमने देखा कि उत्तर और पूर्व की ओर से एक छोटी सी बॉल जमीन की ओर आ रही है। यह बॉल जैसे जैसे जमीन की ओर आ रही थी वैसे वैसे स्पष्ट हो रही थी। कुछ ही देर में हमें पता चल गया कि यह बॉल एक बम था। चूंकि ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका भी नहीं मिला। फ्यूजी आगे बताते हैं कि जैसे ही वह बम जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया और अचानक मेरे पैर के नीचे की जमीन इतनी जोर से हिली कि मानो धरती फट गई हो। मैं कुछ समझ पाता कि एक गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन मेरी आंखें जब खुली तो मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने जैसे ही थोड़ी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक तरफ का हाथ मांस का टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी, पर तुरंत मुझे अपनी माँ का ख्याल आया।
लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उसे मेरी तरह गले हुए हाथों को नहीं उठाना पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। यह बात बताते हुए फ्यूजियो के आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से अच्छी थी, क्योंकि उन्हें वो तबाही के बाद के भयावह मंजर को नहीं देखना पड़ा। हिरोशिमा की 1/3 आबादी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन अमेरिका के सैन्य ताकत पर बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, हमारे विमानों ने दुश्मन पर एक बम गिराया है, जिसके कारण दुश्मन देश में भारी तबाही हुई है। ये बम 20,000 टन का था और ये अब तक के सबसे शक्तिशाली बम से 2,000 टन ज्यादा विध्वंसक है। ब्रह्मांड के इस शक्तिशाली बम ने हमारे हथियारों की श्रृंखला में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भी अमेरिका को कोई अफसोस नहीं हुआ। हिरोशिमा में जब यह विस्फोट हुआ तब जापानी नौसेना का एक सैनिक सुतोमू यामागुची भी वहां मौजूद थे। वह अपने दर्द को बयां करते हुए बताते हैं कि जब धमाका हुआ तो उसके साथ इतनी तेज रोशनी निकली कि मैं अंधा हो गया। इसके बाद गर्म हवा के झोंके ने मुझे 1 मीटर तक ऊपर उठाया, फिर नीचे पटक दिया। मैं किसी तरह घुटने के बल उठने की कोशिश भी कर रहा था। तभी हवा का एक और झोंका आता है और मुझे एक बार फिर से नीचे पटक देता है। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे शरीर की बाईं तरफ का हिस्सा पूरी तरह गल चुका था। थोड़ी दूरी पर मुझे एक पेड़ दिखा जो धमाके के कारण पूरी तरह सूख चुका था। मेरा गला पूरी तरह सूखा हुआ था और मेरे शरीर में जान नहीं थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत एक साथ बटोरी और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैं किसी तरह उस पेड़ के तने तक पहुंचा। मेरे सामने एक बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरे पास पानी नहीं था। कुछ ही देर में उस बच्चे ने मेरे सामने ही तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ दिया। इस धमाके के बाद कुछ लोग जिंदा बचे। वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क से इधर उधर भागने लगे। सड़क पर चल रहे लोग ऐसे लग रहे थे मानो मूर्ति जिंदा हो गई हो। इनके मुंह से झाग भरा खून बह रहा था और इनके पूरे शरीर पर चमड़ी और मांस ऐसा लटक रहा था कि जैसे उसको छूने पर भी मांस हाथ में आ जाएगा। ये तड़पते हुए सभी लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। हालांकि इस विस्फोट के बाद सुबह 11 बजे बरसात होने लगी थी। यह बारिश काले रंग से भी कुछ गहरा था, कुछ गिरिश जैसा लग रहा था, लेकिन ये पानी की बरसात नहीं थी, बल्कि विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व की बारिश थी। उस वक्त वहां पर मौजूद जो भी इंसान बरसात के संपर्क में आया, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हुई। कई आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त विस्फोट के तुरंत बाद 80,000 लोगों की जानें गई और उसके तीव्र विकिरण विषाक्त के कारण 60,000 लोग मारे गए। इस धमाके में घायल हुए यामागुची आगे बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उनके सामने कई सारे लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। उन्हें लगा कि वे भी मारे जाएंगे, लेकिन तभी 2 लड़के इस धमाके से सुरक्षित बच गए थे। उनके पास आते हैं और उन्हें क्लिनिक लेकर जाते हैं। यामागुची बताते हैं कि जैसे ही वे क्लिनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक के फर्श पर चारों ही तरफ जली हुई लाशें ही लाशें पड़ी थी। उस क्लिनिक के कुछ एक डॉक्टर जो सही सलामत बच गए थे, वह लोगों के मलहम पट्टी कर रहे थे। वहां पर इलाज कर रहे कुछ मरीजों का मुंह पूरी तरह जल गया था, तो कुछ के हाथ पैर। लोगों के शरीर से सफेद सफेद पानी और खून निकल रहा था। लोग इतने भयानक तरह से जख्मी थे कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था। अमेरिका के हमले के सामने पूरा हिरोशिमा और जापान ने दम तोड़ दिया था, लेकिन अमेरिका के नापाक मंसूबे अभी भी पूरे नहीं हुए थे। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह अमेरिका एक बार फिर जापान का एक शहर नागासाकी पर ठीक ऐसा ही एक और परमाणु बम हमला करता है। पहले यह हमला जापान का औद्योगिक शहर कुकुरा पर होने वाला था, लेकिन मौसम के खराब होने की वजह से यह हमला कुकुरा की जगह बदलकर नागासाकी कर दिया गया। घड़ी में सुबह जब ठीक 11 बज रहे थे, तभी अमेरिकी लड़ाकू विमान B-29 फाइटमैन नाम का एक बम गिरा देता है। 4,500 किलो वजन वाला यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय के बराबर ही ताकतवर था। 52 सेकेंड तक हवा में गिरते रहने के बाद जमीन से 500 फीट ऊंचाई पर यह बम फटता है। शहर से बाहर काम करने वाले कुछ मजदूर बताते हैं कि जब बम फटा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जब बाद में उन्होंने देखा तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। इनमें से कुछ बताते हैं कि हमने कभी परमाणु बम के बारे में नहीं सुना था, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ लोग जिंदा बच गए उनके शरीर की चमड़ी गल रही थी,
लोग मदद के लिए चीख रहे थे। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी चीज या तो धुआं बन गई थी या फिर राख हो गई थी। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हुए। हमले में जिंदा बची मित्सुई बताती हैं कि उस समय मैं 15 साल की थी। मैं अपने स्कूल में होनहार छात्रा तो नहीं थी, लेकिन आज्ञाकारी जरूर थी। इसलिए विस्फोट से पहले सिटी में जब खतरे का सायरन बजा तो हमारी टीचर ने हमें पास ही में बने बंकर में जाकर छुपने को कहा। मेरे सभी साथी इस चेतावनी को हल्के में ले रहे थे। वे क्लासरूम से बाहर निकलकर मैदान में टहलने लगे, लेकिन मैं उस बंकर में जाकर छुप गई। कुछ समय में एक बहुत तेज आवाज के साथ भयानक विस्फोट होता है। मेरे दोस्त जो बंकर के बाहर खड़े थे वे अचानक गायब हो गए। धमाके के कारण निकलने वाली रोशनी से कुछ समय के लिए मैं अंधी हो गई। अचानक बंकर में एक तेज हवा का झोंका आया कि मैं एक जोरदार झटके के साथ दीवार से टकरा गई। कुछ समय बाद जब मेरी आंखें खुली और मैं बाहर निकली तो सामने मेरे दोस्तों की लाशें पड़ी थी। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पा रही थी। उस वक्त तक लोगों ने परमाणु बम का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया। नागासाकी पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक बार फिर अपने देश को संबोधित किया। हैरी ट्रूमैन कहते हैं कि यदि जापान ने हार नहीं मानी तो अभी वो और हमले करेंगे, जिससे जापान के हजारों आम नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए जापान के लिए बेहतर यही है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले 15 अगस्त को सोवियत संघ ने जब जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तब जापान ने हार मानकर 6 दिन के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। ये युद्ध भले ही उस दिन समाप्त हो गया, लेकिन इसने हिरोशिमा और नागासाकी को इतने बड़े जख्म दिए कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, एक ऐसे ही दर्दनाक जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।